हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्पेसिफिक। एंड आज हम टॉपिक करेंगे बैंकिंग का। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसके अंदर हम दोनों चीज़ें देखेंगे, फैक्चुअल एंड थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेसिस की। मोस्टली फैक्चुअल है बैंकिंग का, बट देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सबसे मेन बैंक इंडिया में यही है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स दिए हुए हैं। ये आपके एसएससी, सीजीएल, एसएससी और यूपीएससी दोनों में, अब क्योंकि यूपीएससी भी आजकल थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने लग गया है। जैसे 3 स्टेटमेंट्स दी थी, उनमें से एक आधी फैक्चुअल हो जाती है, उसके लिए काम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था अकॉर्डिंग अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। और इसके अंदर जो इनिशियल जो ओनरशिप थी वो गवर्नमेंट बैंक नहीं था, ये प्राइवेट ओनरशिप थी इसके अंदर, मोर देन द गवर्नमेंट ओनरशिप। मतलब मेजॉरिटी जो इसके अंदर थी वो प्राइवेट थी। देन इसका जो फर्स्ट गवर्नर था वो ऑसबोर्न स्मिथ था। दिस आई डोंट थिंक इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। 1935 के अंदर इसने शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, जो शेड्यूल 2 था उसके अंडर इस्टेब्लिश करने शुरू करे थे। एंड इसका जो सीआरआर था वो आरबीआई के साथ रखा जाता था। सीडी देशमुख इसका फर्स्ट इंडियन गवर्नर था, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। 1948 में इसकी जो ओनरशिप थी, इट बिकेम कम्प्लीटली अ गवर्नमेंट बैंक। ठीक है, और इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट बैंक बन गया था, इसलिए डिविडेंड देना इसने शुरू किया टू द गवर्नमेंट। फिर आया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो आरबीआई की जो पावर्स होती है ना, वो मोस्टली 2 एक्ट्स के अंडर डिवाइडेड है। पहला है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जो अभी हमने यहाँ पे देखा, एंड दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मैं इसको बीआरए एंड इसको आरबीआई एक्ट ऐसे करके रेफर करूँगी। बीआरए ऑफ 1948। अब इस एक्ट के अंडर क्या हुआ था, 1949 सॉरी 1949। इस एक्ट के अंडर क्या हुआ था, इसने एम्पावर किया आरबीआई को 2 चीज़ों के लिए। पहली चीज़ तो इसने बोला कि नई ब्रांचेस आप बनाने के लिए परमिट कर सकते हो बैंक्स को, और बैंक्स को लाइसेंसेस दे सकते हो। अब हो क्या रहा था, नया नया हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, हमें फोकस करना था ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जो गरीब किसान हो रखे थे एंड काफ़ी हमारी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी पॉवर्टी के थ्रू गुजर रही थी। तो हमारा फोकस था सबसे पहले तो आउटरीच, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि बैंक्स को बचाओ टू द रूरल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और उनको लाइसेंसेस भी दो, कि इंडिया में जो बैंक्स थे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वो फॉरेनर्स ओन थे, तो नए बैंक्स को लाइसेंसेस दो जो इंडियंस भी ऑपरेट कर पाए और इंडियन ऑडियंसेस को बोरोइंग वगैरह के लिए परमिट कर पाए। तो ये आता है 1949 का बीआरए एक्ट। फिर आरबीआई की बोर्ड की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आरबीआई को रेगुलेट करता है इसका बोर्ड। इसके अंदर ऑफिशियल मेंबर होते हैं, एक तो आरबीआई गवर्नर प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर्स एट मैक्स। 4 ये मैक्सिमम लिमिट है, क्या पता 1 हो, क्या पता 1 भी ना हो। ठीक है, 1 से 4 तक, एक्चुअली 0 to 4 तक कितने भी डेप्यूटी गवर्नर्स हो सकते हैं। ये लिमिट सेट करिए अंडर दी आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। बेसिकली जो आरबीआई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो याद रखना, वो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर कवर हुई है। कई बार क्या पता यूपीएससी स्टेटमेंट दे दी कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द आरबीआई बोर्ड इज प्रोवाइडेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, तो वो फॉल्स हुई है। इट्स गिवन अंडर आरबीआई एक्ट। अब जो डेप्यूटी गवर्नर्स और आरबीआई वाले हैं, इसके अलावा आरबीआई बोर्ड के अंदर बाय द वे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं, जिसमें से 10 नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, और 4 जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेप्यूटी गवर्नर्स को और आरबीआई गवर्नर, सॉरी, जो ये आरबीआई के जो मेंबर्स होते हैं इनको सेलेक्ट करती है ये कमेटी, जो हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वो इसका चेयरमैन हो। लेकिन ये जो कमेटी होती है ये इनको बेसिकली सेलेक्ट करती है, शॉर्टलिस्ट करती है और नाम भेज देती है टू द कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट होती है, ये याद रख लेना। एंड बाय द वे जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है वो आउटसाइड है ऑफ द पर्व्यू ऑफ आरबीआई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 में क्वेश्चन आया था, उसके अंदर ये पूछा गया था कि एक स्टेटमेंट ये दी हुई थी कि जो आरबीआई जो गवर्नर है वो पावर डिराइव करता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ फॉल्स, बिकॉज आरबीआई के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं लिखी हुई है, बट दिस थिंग इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि आरबीआई फंक्शन क्या क्या करता है। दिस अगेन इसके अंदर से एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम 2021। PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं बैंकर्स बैंक। अब इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये मीन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जैसे, बट इसका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पता होना चाहिए बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है, कि आरबीआई अगर बैंकर्स बैंक है
तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या फंक्शन कर रहा है जिसकी वजह से हम इसको ये बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट। अब एक बैंकर का बैंक है, बैंक हमें क्या करता है, पैसे देता है, फॉर लोन देता है, क्रेडिट देता है, लोन देता है, और हमारे डिपॉजिट्स भी रख लेता है। क्रेडिट देता है मतलब हम ये बैंक्स को बेसिकली लोन देता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक एवेन्यू देता है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टोडियन है ऑफ CRR। बेसिकली बैंक्स के कुछ डिपॉजिट्स CRR के फॉर्म में RBI के पास रखे जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट्स अ बैंकर्स बैंक। फिर है फॉरेक्स को मैनेज करते हैं अंडर द फीमा एक्ट। अगेन RBI काफ़ी सारे एक्ट्स के अंडर काम करते हैं। RBI एक्ट, BRA एक्ट, देन दिस फीमा, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट, काफ़ी सारे एक्ट जिनके अंडर ही काम करता है। मेन बस वही थे, RBI वाला और BRA वाला। एनीवे ये फॉरेक्स को रेगुलेट करते हैं। हमारा जो फॉरेक्स होता है उसके अंदर क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, एक तो है फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी हो गई वो, ठीक है। दूसरा है गोल्ड, ठीक है। थर्ड है SDRs, इसको हम कवर करेंगे इन दी इंटरनेशनल वाला चैप्टर। एंड फोर्थ है रिजर्व ट्रांच। इन दोनों चीज़ों को हम IMF के अंडर कवर करेंगे, अंडर द इंटरनेशनल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद आते हैं RBI एज अ गवर्नमेंट्स बैंक। इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिकली लेंड करता है टू द गवर्नमेंट और उसके जो फंड्स होते हैं उसको मैनेज करता है। देन वी हैव इट acts as the clearing house for interbank transactions. Then we have it's a sole authority to issue currency of ₹2 and above. इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, पहली बात तो रुपी जो 1 होता है, रुपी 1, उसके जो कॉइन्स हो गए या नोट्स हो गए, वो सारे के सारे इशू करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर इशू होता है। और उसके ऊपर जो सिग्नेचर होता है वो होता है ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी, नॉट मिनिस्टर नहीं होता, सेक्रेटरी होता है उसमें, ठीक है। लेकिन जो ₹2 एंड अबव के जो कॉइन्स हो गए या नोट्स हो गए या सब कुछ हो गया, उसके अंदर सोल अथॉरिटी टू इशू देम इज RBI। इसका मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ प्रॉमिस टू पे द बेयरर क्लॉज। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी ₹2 की जो नोट है उसको लेके जा रहे हो RBI के पास, RBI प्रॉमिस करता है कि वो तुम्हें ₹2 की वैल्यू का, तुम्हें वो नोट मतलब ₹2 की वैल्यू तुम्हारी उस नोट की वो रिकग्नाइज करेगा और तुम्हें ₹2 की वैल्यू की कोई भी ऑब्जेक्ट वो दिलवाएगा या देगा। दिस इज़ प्रॉमिस टू पे द बेयरर। और उसके बाद इसके ऊपर जो नोट्स होते हैं ₹2 एंड अबव के, उनके ऊपर RBI गवर्नर साइन करते हैं। ₹1 फाइनेंस सेक्रेटरी, ₹2 एंड अबव RBI गवर्नर। एंड उसके बाद होता है एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसका मिनिमम रिजर्व सिस्टम बेसिकली ये होता है, क्योंकि अब जैसे RBI जो होता है वो करेंसी इशू करता है, तो ये कौन से सिस्टम के अंडर करता है, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो इंडिया में फॉलो होता है आज के दिन। ये बेसिकली क्या कहता है कि हमारे इंडिया में 200 करोड़ जितना एक रिजर्व रख लो विद द RBI, जिसके अंदर से 115 करोड़ तो गोल्ड होएगा, ठीक है, और बाकी जो 85 करोड़ है वो फॉरेक्स होएगा। तो इतना रिजर्व रख लो, इसके अगेंस्ट ये एक सिक्योरिटी हो गई बेसिकली RBI के पास। इसके अगेंस्ट RBI कितनी भी करेंसी इशू कर सकते हैं। पहले ये सिस्टम फॉलो होता था कि जितना हमारे पास गोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 करोड़ जितना वर्थ ऑफ गोल्ड है, तो हम RBI 100 ही करोड़ इशू कर सकता था। अब ये ऑफकोर्स वो नहीं है, लाइक फ्रूटफुल मेथड नहीं था कुछ भी, इसलिए दिस वॉज रिप्लेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द मिनिमम रिजर्व। अब उसके बाद होता है RBI जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ दी, ये बेसिकली क्रेडिट या मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अब इसके अंदर हमने बात करी है क्रेडिट या MO की, MO या M0। अब मनी जो होता है उसकी सप्लाईज़ की वो कुछ टाइप की होती है, दिस M0, M1, M2, M3 एंड M4। दिस इज़ ब्रॉड मनी, दिस इज़ नैरो मनी, एंड M0 इज़ दी हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी बेसिकली वो मनी होता है जो RBI इशू करती है, तो ये उस मनी के जो मनी सप्लाई होती है इन द मार्केट, उस चीज़ को ही कंट्रोल करते हैं। उसके बाद इसका एक और फंक्शन है, इट मेंटेन्स इन्फ्लेशन टारगेट्स, ठीक है। ये इसका मेजर फंक्शन है जो ये कवर करता है अंडर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ये कवर करता है वी आर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेट्स मेंटेन करना, इसको टारगेट दिया हुआ है 4 ± 2% पर आना। इतना इसको टारगेट दिया हुआ है कि इसको इतनी इन्फ्लेशन मेंटेन करनी है। कुछ इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, एक्सेसिव इन्फ्लेशन और एक्सेसिव डिक्रीज इन इन्फ्लेशन
इज़ वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। ये हम पढ़ेंगे कि कैसे बढ़ना भी कैसे नुकसान देते हैं, घटना भी कैसे नुकसान देते हैं, एंड वाई मॉडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट्स मेंटेन्ड। उसके बाद हम बात करते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसके ऊपर आया था क्वेश्चन 2021 में। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है? दिस इज़ बेसिकली बैंक्स इन सिचुएशन, मतलब बेसिकली अगर बैंक्स एक सिचुएशन में होते हैं जिसके अंदर बैंक रन हो सकता है। बैंक रन वो होता है कि लोगों का ट्रस्ट एक बैंक के ऊपर ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल कई लोगों ने एक्स बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रखे थे। अब हमें कोई न्यूज़ आई है जिसकी वजह से बॉर्डर्स को ये पता चला कि एक्स बैंक अपने जिन लोगों का डिपॉजिटेड मनी है वो खो चुका है एंड उनको रीपे नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से बैंक रन की सिचुएशन आ जाती है कि जिन लोगों ने डिपॉजिट कर रखे हैं इसके पास पैसे, वो जल्दी जल्दी से वापस कोशिश करेंगे अपने पैसे वापस निकालने का। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कि जब बैंक के पास कोई पैसा नहीं बचता बैंक रन की सिचुएशन में, तब बैंक्स बोरो कर सकते हैं फ्रॉम द आरबीआई एज द लास्ट रिजॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल द एमएसएफ। अब एमएसएफ क्या होता है? दिस इज़ द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है एग्जैक्टली इसको हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके बारे में अगेन सम फैक्ट्स। जो पहला प्योरली कमर्शियल बैंक था इंडिया में वो था दी ऊध नेशनल बैंक। But oldest existing, Oud National Bank does not exist anymore. Oldest existing bank is the Punjab National Bank. Then we have the SBI. SBI is very important. 1921 में establish हुआ था as the Imperial Bank of India और nationalize हो गया था in 1955. अब इसके अंदर जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई के जो सेकंड शेड्यूल होते हैं उसके अंदर जिनका नाम लिखा जाता है। अब इसके अंदर आने के लिए क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है आरबीआई ने? बहुत सिंपल है। पहली चीज़ तो वो कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो सकता है जिसके पास मिनिमम 5 लाख रुपीज़ का पेड अप कैपिटल या रिजर्व्स हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई बैंक खोला, उसके अंदर आप लोग आके पैसे जमा करा देते हो एंड मैं बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट करती हूँ एंड उसके अंदर मेरे पास मिनिमम 5 लाख जितने जो पेड अप कैपिटल है, मतलब वो हैं रिजर्व्स हैं और या फिर पेड अप कैपिटल, और इसके साथ साथ ऑलवेज फंक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। ठीक है, तो ये चीज़ आरबीआई के डिस्क्रिशन पे होती है, इसलिए काफ़ी कम बैंक्स जो होते हैं उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब डेजिग्नेशन मिलती है। दिस इज़ वेरी इजी, बट अभी आगे देखेंगे कि क्या लूप होल्स होते हैं। अब शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड के अंदर फ़र्क क्या होता है? क्या फ़ायदा होता है किसी बैंक का टू बी इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल्ड? पहली बात तो ये कमर्शियल या कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं, सेम ये भी दोनों हो सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं एंड कैसे वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, वो अभी हम आगे देखेंगे। जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं दे आर सपोज टू डिपॉजिट सीआरआर विद द आरबीआई। सीआरआर क्या होता है ये भी आगे देखेंगे। दिस इज़ द कैश रिजर्व रेशियो। थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। कैश रिजर्व रेशियो ये बेसिकली वो पैसा होता है, आरबीआई बोलता है कि कुछ एक फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, वो एक बैंक को ऑर्डर देते कि इतना पैसा तुम इन द फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास जमा करा दो। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना इसमें लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये जो एमएसएफ वगैरह ये जो भी चीज़ थी, मतलब बेसिकली जब बैंक रन की सिचुएशन आती है किसी बैंक के पास कि बैंक रन हो रहा है यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में सीआरआर जो होता है इट एक्ट्स एज ए सेफ गार्ड कि बैंक के पास इतना पैसा तो है ही और जो आरबीआई के पास उसने महफूज रखा हुआ है। तो दिस बेसिकली डज दैट जॉब। बट ये जो होता है नॉन शेड्यूल जो बैंक्स होते हैं, दे कैन डज नॉट मीन ऑलवेज, दे कैन कीप सीआरआर विद देमसेल्व्स। दे आर नॉट सपोज टू कीप इट विद द आरबीआई, मतलब कंपल्सरीली जैसे शेड्यूल बैंक्स के लिए होता है। देन शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं दे कैन बोरो और डिपॉजिट मनी विद द आरबीआई। और जो नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं इनका क्या होएगा वो आरबीआई के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, मतलब वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर डेल्ट अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। नॉन शेड्यूल बैंक्स आर मतलब डेल्ट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। अब इसके अंदर मैं आपको वेरिएशन दिखाती हूँ कैसे है, या आप ईजिली याद कर सकते हो। 1948 के अंदर 100% वो मिल गई। अब इससे पहले ही 1935 के अंदर, 1934 एक्ट के अंदर ये बना था, 1935 के अंदर ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स फॉर्म हो गए थे, बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही बाद में आया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं दे आर डेल्ट अंडर आरबीआई एक्ट एंड नॉन शेड्यूल्ड आरबीआई के सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। अब बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई थी, बहुत ब्रीफली देख लेते हैं। पहली हुई थी 1969 में,
जिसके अंदर 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। उन बैंक्स को किया गया था जिनका पेड अप कैपिटल, जो टोटल डिपॉजिट्स थे उनके, वो इक्वल टू और मोर देन 50 करोड़ रुपीज़ थे। जो सेकेंड नेशनलाइजेशन हुई थी वो हुई थी 1980, जिसके अंदर 6 बैंक्स को, तो इन टोटल 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। इसके अंदर जिनका 100 करोड़ से ऊपर ज़्यादा था टोटल डिपॉजिट, उनको किया गया था। दोनों इंदिरा गांधी के अंडर हुए थे। अब इसके अंदर क्यों हुई थी बैंक की नेशनलाइजेशन, ये हम एवोल्यूशन के अंडर पढ़ेंगे। अब एवोल्यूशन बैंकिंग सेक्टर का, इंडिपेंडेंस हमें मिली 1947 में। 1947 से लेकर 1969 पहली बैंक नेशनलाइजेशन तक डिफरेंट सिनारियो था। और उसके बाद हम देखेंगे द एरा ऑफ नेशनलाइजेशन विच हैपन फ्रॉम 1969 टू 1991, जिसके अंदर हमारी आई लिबरलाइजेशन पॉलिसी, एलपीजी रिफॉर्म्स। जस्ट स्विच इट टू रेड, आई थिंक दिस इज़ मोर कन्वीनियंट। तो 1947 इंडिपेंडेंस से लेकर 1969 तक हमारे पास सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, वो था एसबीआई। प्राइवेट बैंक्स जो थी वो ज़्यादातर प्रॉफिट के ऊपर एम करते थे, तो इसलिए ब्रांचेस जो थी वो सिर्फ अर्बन या रिच एरियाज़ में ही बनने लगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लेंडिंग थी ना वो सिर्फ रिच लोगों को करी जाती थी, बिकॉज उन्हीं के पास कैपेसिटी थी टू पे बैक। गरीब किसान वगैरह को लोन कौन बैंक देता है जब उनको डर रहता कि ये वापस दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो वल्नरेबल या पुअर्स होते थे वो उनके पास, वो मनी लेंडर्स के पास जा पाते थे सिर्फ, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से दे फेल इनटू द साइकिल ऑफ they fell into the cycle of poverty plus high debts plus at the end of the day they were left with bonded labor because जो वो पे बैक तो कर नहीं पाते थे, तो उनको फ्री में काम करना पड़ता था कई बार। तो ये क्लास बैंकिंग एरा थी 1949 से 69 तक। मे बी क्वेश्चन आ जाए, वैसे अनलाइकली बट मे बी क्वेश्चन आ जाए इन मीन्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। दिस इज़ मोर सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हुआ क्या था एक्चुअली, एंड यू कैन यूज़ दीज पॉइंट्स फॉर योर आंसर्स इन मीन्स, ईजिली यूज़ हो सकते हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तब भी। अब ये आता है नेशनलाइजेशन एरा ऑफ 1969 टू 1991। इसके अंदर 2 बैंक नेशनलाइजेशन हुई थी जो भी हमने पढ़ी। यहाँ पे ब्रांचेस जो थी वो सारी जगह खोली गई, बिकॉज हमें ये चीज़ ख़त्म करनी थी। गरीब लोगों को तो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए आई यहाँ पे नेशनलाइजेशन। ये मिल गया यहाँ का कॉज। ठीक है, तो ब्रांचेस सारी जगह खोली गई कि पहले तो अर्बन एरियाज़ में होती थी, तो उनको हमने गरीबों के पास खोला, रूरल एरियाज़ में और इन सब जगहों पे, एंड ताकि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड हुए सबको। इसके अंदर पीएसएल जो रिफॉर्म्स होती हैं, दिस इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई। ये डिटेल में देखेंगे हम कि क्या है आगे। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम आ गई थी इसके अंदर, ये भी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। MCLR आज के दिन जो फॉलो हो रहा था उसके अंदर भी हम देखेंगे। अब आती है लीड बैंक स्कीम, वो भी इसी के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। लीड बैंक स्कीम के अंडर हर कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दे वो टू बी रिस्पॉन्सिबल। उनको एक डिस्ट्रिक्ट के टूवर्ड्स, उनको एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देते थे, एंड उसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी फॉर डेवलपिंग इट, कि उसके अंदर जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई MSME खोलना चाहता है, कोई डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जिसके अंदर कुछ विलेजेस हैं, तो उसके अंदर कुछ कोई किसान आ गया, ही नीड्स अ लोन फॉर अ ट्रैक्टर समथिंग, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उस बैंक की टू डेवलप दिस डिस्ट्रिक्ट। दिस इज़ द लीड बैंक स्कीम। लेकिन अब इसके अंदर भी दिक्कतें थी। क्या दिक्कत थी? कंपटीशन ही ख़त्म हो गया। नेशनलाइजेशन इतनी कर दी, कंपटीशन ख़त्म। कंपटीशन की वजह से बिहेवियर लैक्स हो गया, लैक्स बिहेवियर की वजह से सर्विस क्वालिटी गई गिर, एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फालतू के लोन्स दिए जाने लगे, इवन टू पीपल हु आर नॉट वर्दी ऑफ गिविंग इट बैक, जिसकी वजह से लोन वेवर्स बढ़ने लगे फॉर अंडर द गाइज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, एंड उसकी वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे बैंक के NPAs वो भी बढ़ने लगे, इसलिए जो फंड्स थे बैंक्स के पास वो ब्लॉक हो गए। फॉर एग्जांपल बैंक ने नेशनलाइजेशन के नाम पे लैक्स बिहेवियर रखा था उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किसको लोन दे। ठीक है, तो लोन वेवर्स वगैरह अनाउंस होने लगे, टैक्स पेयर का नुकसान हुआ। उसके अलावा ब्लॉक्ड फंड्स हो गए कि बैंक ने अपने सारे पैसे तो लगा दिए और वो पैसे अब वापस नहीं आ रहे, तो इसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं बचते थे टू लेंड इवन मोर। अब इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए बाद में आई अंडर 1991 के बाद पहले आई नरसिम्हन कमेटी ऑफ 1991 ऑन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स।
नरसिम्हन कमेटी दो चीज़ों पे बैठी थी, एक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पे थी और एक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। बैंकिंग वाली बाद में आती है, दिस इज़ द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वन। अब इसके अंदर क्या हुआ था, दिस सेड कि इन्होंने बेसिकली कुछ सजेशंस दिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स, ये अपनी आंसर राइटिंग में आप बहुत यूज़ कर सकते हो अंडर वे फॉरवर्ड। नरसिम्हन कमेटी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पहली बात तो ब्रांच एक्सपेंशन को बंद करो भाई। हर जगह रूरल एरिया में इतने सारे बैंक्स खुल गए जिसके अंदर कोई जाता ही नहीं था, उसके अंदर क्या ऑपरेशंस होते थे, बिल्कुल फालतू इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। लिबरलाइज करो बैंकिंग सेक्टर को, कंपटीशन आने दो, और कंपटीशन तो सारा खत्म कर दिया नेशनलाइजेशन ने। CRR और SLR को कम करो, डिक्रीज़ करो। अब इस टाइम पे ताकि जो बैंक्स होते थे उनके जो वो रिच लोगों को सिर्फ ना दे पाएँ, उनके जो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो CRR और SLR था वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखा जाता था। तो नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि उसको डिक्रीज़ करो ताकि जो बैंक्स थे उनके जो फंड्स हैं वो ब्लॉक ना रहे और उनको थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाए टू गिव आउट एज लोन्स। उसके बाद लोन वेवर्स को कम करो बिकॉज वो टैक्स पेयर का नुकसान होता है। पेसल नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करो, ये क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे बैंकिंग के से रिलेटेड। फिर डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स बनाओ। उसके बाद था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंट्रोड्यूस करो, ये भी हम बेसल के अंडर पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं, दोनों आगे आएंगे। फिर एक 4 टियर इंट्रोड्यूस करो सिस्टम जिसके अंदर रूरल बैंक्स हो ज़्यादा नंबर में, देन थोड़े कम लोकल बैंक्स हो, देन और कम नेशनल हो, एंड फिर सबसे कम इंटरनेशनल हो। 4 टियर सिस्टम लाने के लिए बोला था, ये आया नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं किया था। बाकी कुछ कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी थी, फॉर एग्जांपल बेसल नॉर्म्स, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, ये डिक्रीज़ कर दी थी। तो काफ़ी चीज़ें, ये हो गया था, ये हो गया था, काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। अब आगे देखते हैं। अब आती है सो बेसिकली PYQ आया था, ये आप खुद देख लेना, दिस इज़ कि PYQ आया था कि क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी उसके अंदर। दीज आर वेरी आउट ऑफ द वे क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसका कुछ खास वो इंपॉर्टेंस है, वैसे पढ़ने को पढ़ सकते हैं। कमिंग ऑन टू बैंक अमालगमेशन। बैंक अमालगमेशन बेसिकली वो होती है कि जिसके अंदर एक बैंक और दो बैंक कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म, या तो इनमें से किसी एक का ही नाम दे देते हैं वापस से जो बड़ा होता है या जो ज़्यादा पॉपुलर होता है, और या फिर दे फॉर्म अ न्यू बैंक ऑल टुगेदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अमालगमेट हो गए थे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके SSC CGL में या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम में, UPSC में इसका कम फ़ायदा है। अब इसके बाद आते हैं कि बैंक्स ओपन कैसे करते हैं। अब बैंक इंडिया में खोलने के लिए अभी हमने देखा शेड्यूल बैंक बनने के लिए तो हमें ये क्राइटेरिया दे रखा है, ये रहा, ठीक है। बट बैंक खोले कैसे, अगर नॉन शेड्यूल भी खोलने हैं तो किस तरीके से खोलें, तो उसके अंदर अब एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर बेसिकली कैसे शुरू होता है, पहली बात तो एक ऑन टैप लाइसेंसिंग चीज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट जो कंपनी है, इट कैन ओपन अ बैंक दिस वे अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1940, ठीक है। बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं वेन एवर यू वांट। ऑन टैप लाइसेंसिंग मतलब कि पहले जो होता था कि RBI एक बेसिकली नोटिस निकालती थी कि हम तुम्हें अगर बैंक के लिए अप्लाई करने हैं, तुम्हें बनाना है बैंक, तो बता दो, हमने नोटिस निकाल दिया। तब जो आती थी कंपनीज वो अप्लाई करती थी कि हाँ हमें खोलना है। इसके अंडर क्या हो रहा है कि बिना RBI के नोटिस दिए जो कंपनीज होती हैं वो खुद जा सकती हैं RBI के पास एंड बोल सकती हैं कि हमें अभी खोलना है विदाउट अ नोटिस। तो इसकी वजह से डिस्क्रिशन मिल जाती है टू द कंपनीज, विच इज़ गुड। अब इसके अंदर जो रेजिडेंट इंडियंस हो गए, NBFCs होगी, प्राइवेट कंपनीज होगी, ठीक है, और या फिर एनी वो विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन फाइनेंस, ठीक है, इस टाइप के लोग जो होते हैं ये खोल सकते हैं बैंक को। और इसके अंदर एक और कंडीशन क्या होती है कि ओपन अ मिनिमम ऑफ 25% ब्रांचेस इन रूरल एरियाज़, ठीक है। ये ओपन टैप लाइसेंसिंग को एक्सेस करने के लिए ये स्कीम है कि जो लोग या तो रेजिडेंट इंडियन हो, NBFC हो, प्राइवेट कंपनी हो, और या फिर इसके एडिशन में जिसका मिनिमम 10 years का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस हो, वो लोग ऑन टैप लाइसेंसिंग को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ 25% ब्रांचेस, मिनिमम 500 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर, ठीक है। बट इसके अंदर क्या वो है कि जो लार्ज इंडस्ट्रियल या NBFCs होते हैं ना, जिनका 5000 करोड़ से ज़्यादा की वो होती है कैप, उनको अलाउ नहीं किया जाता बिकॉज दे आर टू बिग टू फेल, ठीक है। मतलब इनको बेसिकली इनका नुकसान नहीं होने दे सकते हैं, दे शुड फोकस ऑन देयर ओन ऑपरेशंस, इनको बैंकिंग में नहीं इंट्रोड्यूस करना है। एंड अगर इनको करा भी तो काफ़ी ऐसे भी चांसेस होते हैं दैट दे फाइंड लूप होल की उनकी लेंडिंग वापस में ही कर ले, एंड इस तरीके से साइकिल चलती रहती है विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। अब प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या फॉलो होता है,
जो रजिस्टर होती है कंपनी वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर होती है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2015। इसके बाद ये अरेंज करते हैं मिनिमम 500 करोड़ का कैपिटल, ठीक है। अगर ये शेयर्स भी अगर इशू करते हैं तो उसकी वजह से उनका सेबी का भी परमिट लगता है। सेबी बेसिकली रेगुलेट्स ऑल थिंग्स अबाउट दी शेयर मार्केट। इसके अलावा इनको वही ये जो 2 क्राइटेरिया थे, 25% रूरल ब्रांच, 500 करोड़ कैपिटल, जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद इनको अप्लाई करना है टू दी आरबीआई ऑन टैप लाइसेंसिंग फैसिलिटी। जब ये हो जाता है और आरबीआई अप्रूव कर ले, देन दैट बैंक बिकम्स अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब इसके अंदर जब एडिशनल टर्म्स ये लग जाती हैं कि 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, ऑफकोर्स है, जब 500 करोड़ हैं तो 5 लाख तो होंगे। उसके अलावा इंटरनल मतलब इंटरेस्ट है इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर ये आरबीआई अपनी डिस्क्रिप्शन से मान जाते हैं, देन दैट बैंक बिकम्स अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, बोथ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। इसके बाद आते हैं फॉरेन इन्वेस्टर पे। अब फॉरेन इन्वेस्टर क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली अगर पब्लिक बैंक कोई भी होता है उसकी वो मैक्सिमम 20% जो शेयर्स होते हैं वो किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने बेच सकता है, और अगर कोई प्राइवेट बैंक है तो वो 49% बेच सकता है ऑटोमेटिक रूट से, एंड 74% बेच सकता है अप्रूवल रूट से। ऑटोमेटिक रूट इज़ कि उसको कोई भी प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम एनी रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया, इन द इंडियन गवर्नमेंट। तो इतना माइनॉरिटी शेयर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर किसी प्राइवेट बैंक में ले सकता है, और मेजॉरिटी शेयर भी ले सकता है, कंप्लीट कंट्रोल नहीं ले सकता बट मेजॉरिटी शेयर भी ले सकता है अंडर द अप्रूवल रूट। अब इसके बाद हम आते हैं डिफरेंशियल बैंक्स पे। डिफरेंशियल बैंक्स क्या होते हैं? अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। इसमें रीजनल रूरल बैंक्स पहले एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, फिर आए लोकल एरिया बैंक्स, फिर आए स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, और फिर आए पेमेंट बैंक्स। पहली बात तो ये चीज़ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। मे बी पूछ लें, बहुत ही कम चांस है, तो इसलिए हल्का सा आइडिया ले लूँ कि रीजनल रूरल बैंक्स पहले आए थे, एंड ये जो होते हैं ये सारे के सारे दीज आर ऑल डिफरेंशियल बैंक्स। अब डिफरेंशियल बैंक्स होते क्या हैं? दीज आर बेसिकली नीश बैंक्स, जिनका एक पर्टिकुलर काम के लिए वो फॉर्म होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और वो स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू अ टारगेट ग्रुप। रीजनल रूरल बैंक्स फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं? ये नरसिम्हन कमेटी जो थी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फॉर्म हुई थी 1971, उसके अंडर ये फॉर्म हुई थी, उसकी रिकमेंडेशन पे बेसिकली, और ये फॉर्म हुई थी अंडर दी RRB एक्ट, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट। ये इसके अंदर जो शेयर होता है, इक्विटी होती है, वो होती है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, CG सेंट्रल गवर्नमेंट, SG स्टेट गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट के पास में, एंड 35% किसी स्पॉन्सर बैंक के पास। ये रेगुलेट होते हैं बाय NABARD। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल रूरल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय NABARD, नॉट RBI। इसके बाद इनको CRR भी रखना होता है, SLR भी रखना होता है, PSL भी रखना होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फिर आते हैं लोकल एरिया बैंक्स पे। लोकल एरिया बैंक्स बजट 1996 के अंदर अनाउंस हुए थे, तो इसकी रिकमेंडेशन पे नहीं आए। इनकेस 2-3 स्टेटमेंट्स देके पूछ लिया कोई एक स्टेटमेंट में, कोई इसका स्पेशल एक्ट नहीं है टू सेट इट अप। ये प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं अप्लाइंग टू RBI, वो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो प्राइवेट कंपनीज अप्लाई करती हैं उसके अंडर इनको फॉर्म कर सकती हैं। अब लोकल एरिया बैंक्स के बारे में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दे कैन ओपन ब्रांचेस इन मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो एडजॉइनिंग हो, मतलब नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हो, एंड सिर्फ एक ब्रांच खोल सकते हैं इन एन अर्बन सेंटर, मतलब बेसिकली एक अर्बन एरिया में सिर्फ एक ही वो हो सकता है इनका वो ब्रांच। इनको CRR भी रखना होता है, इनको भी SLR भी PSL भी, तीनों। दीज आर रेगुलेटेड बाय NABARD, दीज आर रेगुलेटेड बाय RBI। अब आते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स पे। ये दोनों हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी न्यूज़ में होते पेमेंट बैंक्स भी, ये भी। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स क्यों बनाए गए थे? बेसिकली टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सारे के सारे ये जितने भी थे ये कर क्या रहे हैं? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ही प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। बट फ़र्क क्या है कि रीजनल रूरल बैंक्स ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेसिफिकली के लिए, ये भी और ये भी। ये जो था ये बजट के अंडर आया था। अब जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल, इनको हम थोड़ा कंपेयर करके पढ़ते हैं। ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इसके अंदर पेड अप कैपिटल चाहिए 100 करोड़ का, ठीक है, जिसको बाद में कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट करा जा सकता है आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। इसको भी कैपिटल चाहिए 100 करोड़ का। इनको पहले जो पेमेंट बैंक होते हैं दे कैन लेटर बिकम SFBs। SFBs आर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स,
और उसके बाद दी कैन लेटर बिकम कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, आफ्टर 5 years। अब एरिया क्या होता है इसका, एरिया ऑफ परफॉर्मेंस, वो होता है इनको सिलेक्शन प्रेफरेंस देनी होती है टू द नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे बेसिकली कम डेवलपमेंट है, वहाँ पे इनको प्रेफर करना होता है ऑफ इस्टेब्लिशिंग देयर ऑपरेशंस। ये कहीं भी जा सकते हैं। ये रूरल एरिया में मोस्टली जो होते हैं वहाँ पे इनके मिनिमम 25% ब्रांचेस होनी चाहिए। सेम है इनके लिए कि 25% ब्रांचेस मिनिमम रूरल एरिया में होनी चाहिए। ये तो बैंकिंग जो थी, कोई भी बैंक खोलने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया था वही था ये। तो दिस इज़ तो लाइक बेसिक ही दोनों के लिए। CRR और SLR ये रखते हैं और ये भी रखते हैं। PSL जो है ये रखते हैं और इनकी जो लिमिट होती है वो है 75%। मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। ये PSL नहीं रखते हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बट इनको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं 75% अपने पैसे इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मैक्सिमम 25% पैसे अदर बैंक डिपॉजिट्स में, वरना अपने पैसे रखे रहो चाहे। मैक्सिमम 25 जा सकते हैं दूसरे बैंक्स के पास एंड 75% जा सकते हैं GSEC के पास। क्या होता है 100 के 100, चाहे सारे 100 के 100% लगा दो तुम GSEC में। अब GSEC या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है, दीज आर बेसिकली सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, बोरो फ्रॉम द पब्लिक बेसिकली। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ होती हैं, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़। गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जिनके अंदर जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली, अब उसका डिफ़ॉल्ट करने का चांसेस बहुत कम होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत रेयरली ही डिफ़ॉल्ट करेगी अनलेस कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ना आ जाए। तो दीज आर रिलेटिवली मच मोर सेफ। एक कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है, गवर्नमेंट नहीं। तो दीज आर वेरी वेरी सेफ। ये इंटरेस्ट काफ़ी कम देते हैं बिकॉज दे आर सेफ, ठीक है। तो इनको 75% अपना पैसा लगाना होता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब PSL 75% है, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक वो चीज़ है, एक स्कीम है बेसिकली, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसके अंदर कोई भी जो बैंक होता है उसको टारगेट दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 25%। उसको बोला जाता है कि जितने भी उसके पास लोन देने के लिए जो पैसे हैं, जितने भी उसने सोचा है कि इतने, चलो उसके पास 100 करोड़ है, जिसमें से मैंने डिसाइड किया है, मेरा बैंक है, मैंने डिसाइड किया मैं 80 करोड़ के लोन्स दूँगी। अब उस 80 करोड़ के जो 25% होंगे उसको मुझे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होते हैं, कुछ सेक्टर्स जो होगी वो गवर्नमेंट बता देगी कि इन सेक्टर्स हैं, वो PSL के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल MSME, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एग्रीकल्चर। अब ये कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ने बता दिए, 25% लोन्स मुझे इन सेक्टर्स को देने पड़ेंगे टू कम्प्लीट माई टारगेट्स, ठीक है। क्या होता है कि नहीं देते जब, या फिर कैसे किन किन तरीक़ों से दिए जा सकते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। तो इनको जो PSL होता है दिस इज़ 75%, मतलब इनके 75% फंड्स लेंडिंग PSL में जाती है। देन वी हैव डिपॉजिट्स। ये किसी भी टाइप के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो NRI कोई आके पैसे जमा करा दे, कोई फिक्स डिपॉजिट हो या डिमांड डिपॉजिट हो। फिक्स डिपॉजिट इज़ कि मैंने कोई FD करा ली, अब मैंने पैसे फॉर एग्जांपल 2 साल की कराई है 5 लाख रुपए की, मैंने 5 लाख रुपए 2 साल के लिए बंद किए मेरे, अब मैं उनको विड्रॉ नहीं कर सकती, उनको यूज़ नहीं कर सकती। दिस इज़ फिक्स डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इज़ कि मैंने अपनी सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल रखे हैं, मैं उनको कभी भी निकाल सकती हूँ, कभी 50,000, कभी 10,000, ऐसे करके। ये जो होते हैं पेमेंट बैंक्स, ये ना ही NRI डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही ये फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स, एंड दैट टू फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज़। मतलब फॉर एग्जांपल Paytm हो गया, जैसे Paytm इज़ अ पेमेंट बैंक। अब Paytm के अंडर मैंने डिपॉजिट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए डिपॉजिट करा सकती हूँ उसके अंडर, ठीक है, जो मैं डिमांड डिपॉजिट की तरह यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि हम पेमेंट Paytm से कभी भी खरीद सकते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट वाली बात है ही नहीं इसमें, और NRIs उसको यूज़ नहीं कर सकते। डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अब इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों में फ़र्क ये होता है कि डेबिट अगेन इज़ डिमांड, कि मतलब तुमने बेसिकली अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ थे, मैंने वो अपने अकाउंट में जमा करा दिए, ठीक है, एंड अब मैं 1 लाख की ही लिमिट तक मैं उससे खर्च सकती हूँ अपने, मैं कार्ड लिया बैंक से एंड मैं उसके अंदर 1 लाख की ही लिमिट है क्योंकि मैंने जमा ही उतने कराए थे। दिस इज़ कॉल्ड डेबिट। क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड इज़ कि मैंने कोई लिमिट बनवा ली है अपनी, कि मेरे पास एक कार्ड दिया है मुझे बैंक ने, मेरे पास एक्चुअल पैसे तो चाहे 5,000 भी नहीं है, बट मेरी लिमिट बन गई 3 लाख की, तो मैं 3 लाख जितना खर्च सकती हूँ, बट मुझे बाय द एंड ऑफ द मंथ और सर्टेन पीरियड मुझे वो वापस पैसे देने पड़ेंगे जो मेरे पास बाद में आ जाए। दिस इज़ क्रेडिट, ठीक है।
सो बेसिकली प्रेजेंट पेमेंट्स, एडवांस पेमेंट्स, ये दोनों डेबिट और क्रेडिट इशू कर सकते हैं। ये सिर्फ डेबिट कर सकते हैं, क्रेडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये बेसल 3 जो होता है इसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसके ऊपर भी है। लोन्स ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं। इसके अंदर म्यूचुअल फंड, पेंशन या इंश्योरेंस ये दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। इसका एग्जांपल ये सॉरी बाय द वे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ये जो होते हैं ये दे आर लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इसका फॉर एग्जांपल हो गया पेमेंट्स बैंक का इंडियाज़ पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा पढ़ लेना कि 100% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ओन करता है, जो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। क्या क्या टाइप के अकाउंट्स है इसके अंदर, ठीक है, सफल, सुगम, सरल। अब इसके बाद होते हैं होल सेल बैंक्स। होल सेल बैंक्स क्या होते हैं? दीज आर बैंक्स दैट आर नॉट येट इंट्रोड्यूस्ड, मतलब बेसिकली इनका आइडिया फ्लोट किया गया था बट अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, सॉरी। और एंट्री कैपिटल जो होता है इनका डिसाइड किया गया था कि 1000 करोड़ का जो एंट्री कैपिटल होएगा जिन कंपनीज़ के पास, विद मोर देन 10 करोड़ डिपॉजिट जो कोई भी करा सकता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने कोई होलसेल बैंक खोला, वो मैं खोल सकती हूँ जिसके अंदर मिनिमम 10,000 करोड़ का डिपॉजिट्स हो, जिसके अंदर एक डिपॉजिट, हर डिपॉजिट मिनिमम 10 करोड़ का हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, मीन्स के अंदर आप एज अ वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि कंपनीज़ के लिए काम आ सकते हैं बिग क्लाइंट्स को लोन देने के, फॉर एग्जांपल। और जैसे कि इंडिया में अगर जो यूनिकॉर्न्स होते हैं अब बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो इन हाइंडसाइट ऑफ दैट एंड डिफेंस सेक्टर भी जैसे एक्सपैंड होता जा रहा है इन हाइंडसाइट, उसके लिए आप ये चीज़ रेकमेंड कर सकते हैं। फिर आते हैं न्यू बैंक्स। न्यू बैंक्स बेसिकली टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं फाइनेंशियल वाले, ये NBFCs जो हेल्प करते हैं बैंकिंग कनेक्टिविटी में, ठीक है, वी आर डिजिटल चैनल्स। डिजिटल बैंक्स, न्यू बैंक्स, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि ये होते हैं। अब ये बैंकिंग सेक्टर का जो चैप्टर है ना वो काफ़ी लंबा है थोड़ा, तो लेट्स डू वन थिंग कि आज बस इतना ही रखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के आगे मैं आप लोगों को कल बता दूँगी। कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर हम एक तो इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, अर्बन एंड रूरल का पढ़ेंगे, जिसके इसके ऊपर 2021 में क्वेश्चन अभी आया था। NBFCs के बारे में पढ़ेंगे हम, सॉरी, इसकी टाइप्स, उनको कौन रेगुलेट करता है, NPAs क्या होते हैं, एसेट्स बैंक के किस किस टाइप के होते हैं, उसके बाद सरफेजी वगैरह जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, लोन्स वगैरह, IBC, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। कर्ट, पर्प, वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या होती है और कैसे होती है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है, बेसल नॉर्म्स जो हम पढ़ रहे थे नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस में, वो क्या है एग्जैक्टली, ये सब, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, आई थिंक आई फिनिश इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। एक और वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा सारा। इतना हमारा हो गया आज। कमर्शियल बैंक्स हो गए, डिफरेंशियल बैंक्स हो गए हैं, एंड हमने RBI के बारे में पढ़ा था, एंड थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर लिया था हमने बैंकिंग का। आज हमने थोड़े बेसिक्स भी पढ़ लिए थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ब्रीफ एंड थरो एट द सेम टाइम, तो उसका देख लेंगे। जिसके जो नोट्स हैं मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, दे आर अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल @UPSC स्पेसिफिक। ये आपको जो इसका लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। उसके अंदर आपको ये जो मेरे नोट्स हैं वो सारे ही नोट्स अवेलेबल हैं एक ही जगह पे, लाइक पूरी इकोनॉमी के। ये तो जैसे मैं सिर्फ बैंकिंग पढ़ा रही हूँ, दिस आई एम टीचिंग ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।